कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं मेरे जनरल रिटायर्ड एसपी साना साहब। सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट जजाति के पटनायक साहब, खास तौर पर गल्फ कंट्रीज, गल्फ रीजन के एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत आपका भी। आज बात करनी है साहब, आपसे तेल की बात करनी है। तेल ऐसी चीज है जो आपकी मेरी हर किसी की जिंदगी को प्रभावित तो करती है, लेकिन मसला हमारे देश में तेल का नहीं है। तेल से ज्यादा वो है सियासत का, पॉलिटिक्स का। क्या तेल के दामों में आग लग जाएगी, ये मेरी आपकी चिंता हो सकती है, लेकिन सियासत तो सुलग गई, वो भी तेल के बहाने। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि आज वैसे आपके मेरे लिए देश के लिए एक अच्छी खबर आई कि अमेरिका ने कहा साहब आप रूस से तेल खरीदते थे पहले, आप 1 महीना और खरीद सकते हो, हम एतराज नहीं करेंगे। तो आप रूस से तेल खरीदिए। रूस तेल देने के लिए तैयार है, हम खरीदने के लिए तैयार है, हम वैसे भी खरीद रहे हैं। हुआ केवल इतना कि अमेरिका ने उस पर अपनी तरफ से एक वेवर दे दिया। और उसके बाद अब भारत सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में तेल की कोई कमी नहीं होने वाली। तेल और गैस दोनों के हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। और यह भी कहा है भारत सरकार ने कि रूस से तेल हम पहले भी खरीदते थे, अभी भी खरीद रहे हैं। इनफैक्ट ये फरवरी का आंकड़ा लगभग 10.5 लाख बैरल पर डे का है जो हम तेल खरीदे हैं, जो हमारे आयात का अभी तक का 20% माना जा रहा है। जो था एक वक्त पीक पर जब हम तेल खरीद रहे थे तो शायद 40% अपनी आपूर्ति का खरीदते थे, वो 20% अभी भी है। ये तुलना ज्यादा आपको और समझ में आई अगर आपको मैं ये बताऊं, जो ये लड़ाई छिड़ी थी यूक्रेन वाली, उससे पहले हम 0.2% अपनी जरूरत का तेल ले लेते रूस से, आज वो 20% पे है। तो अब इसमें पॉलिटिक्स क्या हुई, जैसे ये बयान अमेरिका की तरफ से आया, हम सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, सबने कहना शुरू किया ये देखिए फिर एक बार ट्रंप के कहने पर यह तय होगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे तेल नहीं खरीदेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह अमेरिका डिसाइड कर रहा है। हम अमेरिका के दबाव में है, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है और जो अमेरिका कहता है हम वो करते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, सवाल क्या होना चाहिए था? सवाल यह होना चाहिए था कि क्या भारत में तेल की किल्लत होगी, क्या भारत में तेल के दाम बढ़ेंगे, क्या भारत सरकार की कोई तैयारी है अगर ऐसी सूरत बनती है तो। सवाल वो नहीं किया जा रहा। सवाल ये किया जा रहा है साहब अमेरिका के कहने पे क्यों खरीद रहे हो। मतलब अब हम मना कर दें अमेरिका को कि आप तो पहले तो आप कह रहे थे मत खरीदो, आप कह रहे हो खरीदो जो हम नहीं खरीदते। क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है भारत सरकार से? आज भारत अगर इस जंग के बीच, जहां से वो आपका तेल 40% हमारे आयात का आता है, उसी हिस्से से जहां जंग छिड़ी हुई है, उसके बावजूद अगर इस वक्त भारत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है या फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है? इस पर हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी का मैं आपको जो है वो ट्वीट वो बता भी देता हूं, उनका जो पोस्ट है। सर उन्होंने लिखा है कि दुनिया बड़े वॉलेटाइल फेज में है, स्टॉर्मी सीज लाई अहेड। और उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा 40% उत्पाद हमारा इंपोर्ट होता है। और ऐसे वक्त में हमें चाहिए एक स्टेडी हैंड एट द व्हील, मतलब एक मजबूत आदमी चाहिए गाड़ी ड्राइव करने के लिए इस वक्त हमको। ये राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन इंडिया हैज अ कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम हु हैज सरेंडर्ड आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका ने अगर 1 महीने के लिए चले छूट, राहत, मंजूरी जो भी दी, ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? बिल्कुल अच्छी खबर है। हालांकि उस छूट का जो बयान आया उसका कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए कि हमने तेल खरीदना रूस से कभी बंद ही नहीं किया। जैसे जैसे रूस ने डिस्काउंट कम किया, हमने खरीदना कम किया, हमने और दूसरे सोर्सेज से खरीदना शुरू किया। एक बात। दूसरा, अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप रोक नहीं सकते, मतलब वो क्या करते, टैरिफ लगाते। उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा टैरिफ लगाने का आपके पास अधिकार ही नहीं है। तो हम अब भी खरीद रहे हैं, पहले भी। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कह दिया तो हम अब 10 लाख बैरल खरीद रहे हैं तो 20 लाख कर देंगे। हम देखेंगे दुनिया भर के बाजार में कहाँ हमें सस्ता मिल रहा है और कहाँ से सप्लाई बिना बाधा के हमारे पास तक पहुँच सकती है, तो उसके आधार पर हम तय करेंगे। लेकिन अगर आपको केवल विरोध करना है, अंधा विरोध करना है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ट्रंप बोलते रहते हैं कि जो है मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कराया भारत पाकिस्तान के बीच में। ये उसी तरह की बात है कि आप देखिए, एक बात होती है, आप जो आपका प्रतिद्वंदी है राजनीतिक, उसका विरोध करें, उसकी आलोचना करें, निंदा करें, वो ठीक है।
लेकिन उसमें एक रेड लाइन होती है कि आप देश के विरोध में नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि ये देश के विरोध में जाता है कि नहीं, मोदी के विरोध में जाता है कि नहीं, क्या हम मोदी के विरोध में कोई इसको नैरेटिव बना सकते हैं कि नहीं। ये सारी कोशिश हो रही है और 11.5 साल से इस कोशिश में कांग्रेस लगातार फेल हो रही है, उसके बावजूद अपनी स्ट्रेटजी बदलने को तैयार नहीं है। और इसको अगर यू टर्न कहना है तो इसको अमेरिका का यू टर्न क्यों नहीं कहें? बिल्कुल, जो हम कहते थे कि साहब रूस से तेल खरीदने की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि हम 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है और हम खरीदते हैं तो मार्केट स्टेबल रहती है। आज वो बात अमेरिका कह रहा है। क्या बोला है उनके वित्त मंत्री ने? टू एनेबल ऑयल टू कीप फ्लोइंग इनटू द ग्लोबल मार्केट। दुनिया मतलब ऑयल मार्केट में तेल आता रहे, क्योंकि रूस का तेल उन्होंने कंपनियां सैंक्शन कर दी हैं, तो आता रहे, इसलिए हमने इसको अलाउ कर दिया। आप वही काम कर रहे हो जो 4 साल पहले आपने किया था, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है शुरू हुआ था। लेकिन पहले जरिए हम लोग वही बात कर लेते हैं जो आपको और मुझे ज्यादा इफेक्ट करेगी, तेल के दाम। आज तेल के दाम लगभग $87 पे है सर। ब्रेंट क्रूड है, हाँ जी, लेकिन क्रूड जो है 80 अराउंड है, 80 मान लेते हैं। कितना था सर ये एक हफ्ता पहले लड़ाई छिड़ने से पहले? वो 70 एबव था। अच्छा, 72 के आसपास, 72 आसपास। $8 का फर्क आया एक हफ्ते के अंदर। मैं जो बता रहा हूँ ब्रेंट का डिफरेंस क्या है ना, ब्रेंट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। आप अमेरिकन जो नॉर्थ सी ऑयल होता है उसको ब्रेंट बोलते हैं। जनरली जो दूसरे होता है वो ग्लोबल हम जो खरीदते थे वो कितना महंगा हुआ है? वो 80 रुपीज पहुंच चुका है, $7-8 महंगा। $7-8। अरे मैंने आज एक खबर देखी सर, ये बताई कि ये बात क्या सच में होने वाली है आगे जाके। कतर के हवाले से ये बहुत सारी मीडिया पब्लिकेशंस में खबर छपी हुई है अभी कुछ मिनटों पहले की ही, कि आने वाले वक्त में ये सारी जितने देश हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ये सारे एक्सपोर्ट रोक देंगे, मतलब मजबूरी में इनको रोकना पड़ेगा, और फिर तेल का दाम $150 तक जा सकता है। देखिए बात उसमें क्या है ना, जब अटैक हो रहा है ईरान से, अब देखिए रसल तनुरा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आपका रिफाइनरी है जो सऊदी अरब का ईस्टर्न प्रोविंस में। उसको आपको जोग्राफिकल सिचुएशन देखना पड़ा, वेरी नियर टू ईरान, वो शियाइट बेल्ट है। इसके बाद में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है गैस रिफाइनरी वो है ये जो है लनाफ, वो है आपका कतार में। तो दोनों जो है वर्ल्ड का सबसे अब बड़ा गैस फील्ड देखिए, ऑयल फील्ड देखिए, वही है। इसके बाद में आप आइए कुवैत, इसके बाद इराक। हमारा सबसे ऑयल कहाँ से आज का दिन में आता है? इराक से आता है अराउंड 20%। इसके बाद सऊदी से अराउंड 17%। इसके बाद फिर कुवैत। ये जो सारा है बासरा पोर्ट, बासरा है हो गया, कुवैत हो गया, आपका रसल तनुरा हो गया, ये सारा जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे के आना पड़ेगा। अगर ईरान का स्टेटमेंट है कि हम छोड़ देंगे, बात अलग है, उसमें एक वार सिचुएशन है। उसमें एक्चुअली कंपनीज भी डरते हैं, क्योंकि शिपिंग कंपनीज का बात है, इंश्योरेंस कंपनीज का। ईरान ने ये कहा है कि भारत और चीन के लिए जो ऑयल टैंकर्स हैं उस पर हमारी तरफ से कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही हमारे लिए भी टैंकर निकल सकता है। लेकिन जो बात कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल बात है सर, जो कह रहे हैं कि भाई लोग डरेंगे वहां से, लोग डरेंगे कि नहीं, उसमें भी बात डरेंगे के साथ साथ प्रीमियम बढ़ जाएगा, शिपिंग का, इंश्योरेंस का, लाइफ का, सिक्योरिटी का। तो ईरान, आप देखिए ईरान का टारगेट वही हो रहा है, वो अटैक क्या बंद पड़ा है। आज का दिन में आपका रसल तनुरा में काम बंद पड़ा है, यह है हालत, और कतार का भी बंद पड़ा। अब हम क्या करेंगे सर? इस महीने से हम रूस से तेल और पहले के जैसा खरीदना शुरू कर देंगे। इसके बाद मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे कि आप बता रहे थे सिंह साहब जी, एक चीज है कि हमारा एक इंडियन स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है। हमारा 87.7 मिलियन बैरल्स का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। कहाँ कहाँ है? विशाखापट्टनम है, एक मैंगलोर में, एक उडुपी में है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब और एक 5 मिलियन भी बढ़ा है चंडीखोल में, उड़ीसा में, वो खोल रहा है। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, अगर कमर्शियल रिजर्व आप मिला देंगे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 60 to 70 डेज तक हम लास्ट कर सकते हैं, मतलब जा सकते। अगर बाहर से तेल आए ही ना तो आए नहीं, हाँ, तो भी 2 महीना फ्लोटिंग टैंकर्स भी हैं। हाँ, और इसके बाद हमारा जो एडनॉक है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, आरामको, यहाँ भी हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व में उनका शेयर है। उन लोग एक बर्थ मिला है इनको स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रखने के लिए, ये बात है। एक एक्सटर्नल डायमेंशन भी है। तो हमारा मेरे ख्याल से इतना 60 to 70 डेज तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, बात रहा आप देखिए इंपोर्ट का, रसिया से हम ले सकते हैं, हम नाइजीरिया से ऑयल ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, अफ्रीका से ले रहे हैं, हम कनाडा का ऑयल ले सकते हैं। जो भारत सरकार कह रही है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली आपूर्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं है, हमने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। देखिए गैस का मैं बात आ रहा हूँ, आज का दिन में आपका अमेरिका इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गैस आज का दिन में। कतार तो है, आज जो रसल का बाद में बता रहा था, रसलाफान का बात बता रहा था। इसके बाद में
ऑस्ट्रेलिया इज ए राइजिंग मतलब कंट्री, मतलब इन द सेंस कि इसका सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो हम ऑस्ट्रेलिया से ले सकते। वो तो सीधा आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया को देख के स्टेट ऑफ। सो बॉटम लाइन मतलब हमारी आपूर्ति, हमारी जरूरत के लिए तेल हमारे पास इमरजेंसी रिजर्व्स में भी है, 70 days और अब ये इंपोर्ट और खुल गया रूस का, इससे हमको रिलीफ और मिल जाएगा, और अदरवाइज भी ऑप्शंस हैं उसके। गैस का भी ऑस्ट्रेलिया से उसके भी ऑप्शंस है। प्राइस आपके हाथ में नहीं है, प्राइस जो होगा जैसी बढ़ेगी जितनी बढ़ेगी वो तो पूरी दुनिया के लिए बढ़ेगी, तो केवल आपके लिए तो वो होना नहीं है, वो एक अलग विषय हो गया। फिर सर क्यों हमारे यहाँ है तोबा इतनी, तेल 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 तेल? देखिए, हाय तौबा तो जो कर रहे हैं वो किसी और कारण से कर रहे हैं, जो आपने पॉलिटिक्स की बात करी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली आते हैं तो प्रैक्टिकली एक तो रिजर्व है हमारे पास, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो रूस से जो तेल हम ले रहे हैं, रूस से तेल हम पहले भी ले रहे थे, बाद में भी लेंगे, और ये जो ट्वीट आया वहाँ से कि हमने अलाउ कर दिया इंडिया को वहाँ से तेल लेने के लिए, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इसमें भी वो अपना एक तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्वीट करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि जी मैं हर चीज़ कंट्रोल कर रहा हूँ। वो उनके स्टाफ अफसर जो भी हैं उनकी कहानी है। अदरवाइज उन्हें ये पता था कि जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होगा, भारत अपने आप रूस से ज़्यादा तेल लेगा। रूस ने भी इस चीज़ की पुष्टि की थी कि हम तेल देने को तैयार हैं, तो तेल और गैस हम वहाँ से लेंगे। तो उनको पता था कि आप चाहे अनाउंस करो या ना करो, लेकिन यह है कि अगर आप अनाउंस करो तो आप वहां की पॉलिटिक्स में देखिए ना, वहां की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा सारा बखेड़ा उस एक शब्द पे है सर, अलाउ। वी अलाउ, जो अमेरिका ने ये उसका शब्द है ना भाई, ये उसका शब्द है, और वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है अपने देश में, क्योंकि वो अपने पॉलिटिक्स अपने देश में कर रहा है। देखिए, आप ये कीजिए कि जब उसने ये ट्रेड डील साइन की थी तो उसने ये बताया था, उसको एक एक्सक्यूज चाहिए थी। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अपनी नाक नीची नहीं करना चाहते, तो जब उन्होंने ट्रेड डील साइन की तो उसको एक स्केप, जो बोलता है ना, एक स्केप रूट देना पड़ता है। तो उस स्केप रूट में उसने एक एक्सक्यूज दी थी कि भारत एग्री कर गया है कि रूस से तेल नहीं खरीदूंगा। अब भारत ने नहीं मरा, ना भारत ने बोला ना रूस ने बोला, लेकिन उसने बोल दिया कि भारत एग्री कर गया, इसलिए उसने ये बहाने से ये बोल दिया कि जी मैं एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ या एग्रीमेंट बना रहा हूँ। एग्रीमेंट पे समझौता हो गया है, साइन तो अभी भी नहीं हुआ। खैर, तो ये उसने एक्सक्यूज दिया। अभी भी वही है कि उसको पता है कि भारत ने रूस से तेल लेना ही है, चाहे आप बोलो चाहे ना बोलो, परमिशन दो ना दो, अलाउ करो ना करो। लेकिन अलाउ का जो शब्द है वो उसने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए किया है। अब यहाँ पे अगर कोई किसी का कोई अपना उछलने लगता है तो उसकी प्रॉब्लम है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष प्रॉब्लम। दूसरी एक चीज़ और मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि भारत ने ये जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, इसमें कई जगह भारत के अलावा भी हमने रिजर्व लिए हैं। ट्रिंकोमली में हमने एक ऑयल फार्म, जो पुराने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वहाँ पे ऑयल टैंकर्स पड़े थे, उनको हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा ऑयल पड़ा हुआ है। तो उसी मुताबिक जैसा इन्होंने बताया कि जो सोर्स हैं हमारे, वहाँ पर भी हम लोगों ने रिजर्व्स जो हैं वो खरीदे हुए हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रिजर्व्स हैं हमारे पास, और ऑप्शंस भी हैं। और फ्लोटिंग टैंकर्स जो आप कह रहे थे, मतलब सी में टैंकर फ्लोट कर रहे हैं, उसमें तेल भरा हुआ है। फ्लोटिंग, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी उतनी नहीं है, इसलिए उसको ऑफलोड नहीं कर रहे हैं। ओके, जरूरत पड़ने पर करेंगे। और ये जो ट्रिंकोमली में भी जो हमने ये टैंक फार्म बनाया था, उसका भी यही है कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी इतनी नहीं है, वहां पे उनकी खाली पड़ी हुई थी, तो उनके साथ डील हुई और उसके साथ हमने वो अब इतना आपको समझ में आ गया कि तेल की कोई देश में किल्लत नहीं है, तो प्लीज में इस विषय पर पैनिक करने की तो बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे बयान आपके कान में किसी का भी कुछ भी पड़ जाए। एक बात जो है पहली वो, और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, प्राइस जो है वो वर्ल्ड के ऊपर, पूरे वर्ल्ड प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। उसमें हम स्पेशल नहीं है, और हमारा कोई जैसे बोलना चाहिए ना स्पेशल पेन है ना स्पेशल हमारी ट्रीटमेंट है। मैं आपको एक तुलना दे देता हूं, केवल आपके पड़ोस में हमारे यहाँ सब बता दिया, इतने रिजर्व्स हैं, रखने की जगह नहीं है, तो समंदर में टैंकर जो है फ्लोट कर रहे हैं, या कहीं और हमने उसको रख दिया है, सोर्स को भी बोला हुआ कि साहब आप हमारा कोटा अलग करके रखो, और इतनी सब बातें हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप जो है सूने पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर पीछे से सप्लाई 3-3 दिन नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी सिचुएशन वहां बन चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। वहां ये लाइन तब लगती है पेट्रोल पंप पे जब शॉर्टेज हो जाए, लेकिन अवेलेबल है, आप राशन कर रहे हैं किसी चीज को। जब हो ही नहीं, पेट्रोल पंप भी खाली पड़े, तो लाइनें भी नहीं है वहां पे। 3-3 दिन तक जब पेट्रोल पंप डीलर्स को नहीं तेल मिल रहा है, तो आगे रिटेल में क्या बेचेगा? क्या उसको बेचने के लिए तेल नहीं है? वहां ये कंडीशन है।
और हम किस स्थिति में बैठे हुए हैं कि 2 महीने का साहब ने बताया कि ऑलरेडी कोई बिना किसी चिंता के रिजर्व आपके पास है और सप्लाई भी आपकी खुली हुई है। तो ये अंतर में केवल जो है वो आपको बताना चाह रहा था। लेकिन सर वही बात जो हुई अभी, जैसे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि उन्होंने 30 दिन का वेवर दिया है। वेवर तो वहीं दिया जाता है जहां पर रिस्ट्रिक्शन हो, मतलब रिस्ट्रिक्शन थी। अब आप समझाते हैं कहां थी, मतलब किसने बताया? भारत ने कहा नहीं, रूस ने कहा नहीं। जब ये बात कांग्रेस ने बोली थी तभी रूस की ओर से बयान आया था कि भाई इंडिया की ओर से हमें ऐसा कोई मैसेज आपकी पूरी सरकार अमेरिका के सामने बिक चुकी है। मैं डायलॉग बोल रहा हूं उनकी सरकार जो है वो पूरी तरीके से आपकी जो है सरकार वो बिक चुकी है। अमेरिका आपके ऊपर दादागिरी कर रहा है। भाई सरकार कितनी बार बिकेगी? आप 11 साल से बेच रहे हैं सरकार को, देश बेच दिया, सरकार बिक चुकी है। तो अगर पूरा देश बिक गया तो बचा क्या है? मतलब बोलते समय थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका मैसेज क्या जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सुनने वाले जितने लोग हैं 140 करोड़ लोग सब बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, उनको कुछ मालूम नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है, देश की क्या स्थिति है उनको पता नहीं है, तब तो आपकी बात ठीक है, आप कुछ भी बोल दीजिए। लेकिन लोगों को आज जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है उसमें हर मिनट की हर पल की खबर होती है। वो मुझे ये बता रहे हैं कि तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, तुमको दिख नहीं रही कि तुमको तकलीफ हो रही है। हमको तकलीफ नहीं हो रही है वो कह रहे हैं कि अरे महसूस करो तकलीफ हो रही है। मतलब ये अजीब सी बात है। इस तरह का विपक्ष मैं 40-45 साल से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, कवर किया है पॉलिटिक्स को। इस तरह का अपोजिशन, इस तरह की अपोजिशन पार्टी, इस तरह का अपोजिशन लीडर इससे पहले कभी नहीं देखा। देश ने बहुत क्राइसिस देखी है, कई युद्ध देख लिए, उस समय भी अपोजिशन इस तरह का इर्रेशनल और इस तरह का गैर जिम्मेदारान व्यवहार कभी नहीं करता। मैं एक आपको बयान सुनाता हूं। एक भारत आए हुए हैं अमेरिका के उप विदेश मंत्री, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनका नाम है सी लैंडो। इनका बयान निकाल लीजिए, वो बयान आपको देखना चाहिए। ये अमेरिका दादागिरी कर रहा है, पूरी दुनिया पे करना चाहता है वो, जिस पे चलती है चलती, जिस पे नहीं चलती नहीं चलती। भारत ने एक अलग तरीका निकाला हुआ है उससे डील करने का कि आप कुछ भी बोलते रहो, मैं हर चीज पर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं आपकी हर बात पर मैं जवाब दूं, जरूरी नहीं है। आप तेल खरीद रहे थे, वो उसने कहा अलाउ तो वो अपने वो जाने, उसने कहा बंद तो बंद, वो जाने। हम जहां थे हम वो काम कर ही रहे हैं। इनका बयान जो है सी लैंडो साहब का, ये आपको आज अमेरिका का माइंडसेट बताता है और उसमें आप ये इमेजिन कीजिए कि हम कैसे चल रहे हैं। इन्होंने ये कहा भारत में खड़े होकर के एक कार्यक्रम में ये कहा कि हम भारत को यह समझना पड़ेगा कि हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले की थी। 20 साल पहले क्या गलती की थी कि हमने चीन को बढ़ने दिया, तो हमने एक चीन खड़ा कर लिया। आज हम भारत को वही मौके देकर हम भारत को दूसरा चीन नहीं बनाएंगे। हमारी प्रायोरिटी अमेरिका है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका का कंज्यूमर है। हम जो भी रिश्ते बनाएंगे आपके साथ वो अपना हित देख के बनाएंगे। वेरी क्लियर, बड़ा साफ साफ उन्होंने बात कह दी है। सुनिए बात। And India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, you know, we're going to let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its people. बड़ी साफ साफ खुल के बात इन्होंने अपनी कह दी। अच्छी बात है ये, लेकिन हमें ये समझ, ये कोई एक अमेरिकी प्रशासन की सोच नहीं हो सकती कि केवल ये ट्रंप आए तो बाइडेन के समय से शुरू हुआ है जी। लगातार ये अमेरिकी जो थिंक टैंक है, वहाँ पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दिमाग में है कि अगर भारत की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करेंगे हम, तो भारत हमारे लिए एक नया चीन बन जाएगा और वो चीन से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतना बड़ा कंज्यूमर है उसके पास और उसका जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए अभी किसने ये फिगर्स कोट किए हैं मुझे याद नहीं, कि जो वर्ल्ड जीडीपी है उसमें चाइना का योगदान 26% से ज़्यादा है, भारत का 17% से ज़्यादा है और अमेरिका का 10%। तो कहाँ हम खड़े हैं, क्या तुलना, क्या अमेरिका रोक सकता है भारत की प्रोग्रेस को? नहीं, मैं इसको हम फिर अपने इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना चाह रहा हूं। सर मैं 30 सेकंड में आ गया, मैं इसको राहुल गांधी के नजरिए से देखूं तो मुझे वो ठीक दिखाई देंगे
कि देखो साहब अमेरिका दादागिरी तुम पे कर रहा है, तुम अपने ऊपर चलने मत दो उसकी दादागिरी। इन्होंने वो शुद्ध रूप से वही दिखाया। या आप उसको भारत सरकार या इधर अभी जो निजाम है भारत में, जो गवर्नमेंट है, उसके लेंस से देखिए तो वो कहेंगे कि हम तो इन परिस्थितियों में भी ग्रो कर रहे हैं कि एक देश जो है वो नहीं चाहता कि आप बढ़े, तब भी हम अपनी रफ्तार पर चल रहे हैं। भाई हमने कहाँ कॉम्प्रोमाइज किया, कौन सा प्रोग्राम रोक दिया? हम हर चीज में, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे चिप की बात हो, सोलर पावर, हम हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हो, न्यूक्लियर पावर की बात हो, उसके अलावा हमारा जो लक्ष्य है सोलर पावर का 5 लाख मेगावाट का 2030 तक केवल। हमारी रेलवे आज पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर चल रही है, डीजल का इस्तेमाल बंद हो चुका है। तो हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल लगातार घटाते जा रहे हैं जी, और ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमको कहाँ पहुंचना है ये हमने तय कर लिया है, उसका रास्ता क्या है वो हमने तय कर लिया है। बाकी क्या बोलता है भाई, बाकी देश ऐसा तो है नहीं कि चुप हो जाएंगे कि हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो बोलते हैं तो बोलते रहें। उससे अगर डर कर हम रास्ता बदल दें अपना, तब तो आरोप लगाना चाहिए। लेकिन 11 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुंचा है यही देख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग में देख लीजिए, और तो छोड़ दीजिए। चाइना आज जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन उसकी ताकत लगातार घट रही। बहुत से कारण हैं, एक तो उनकी आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है, वहाँ लेबर महंगा होता जा रहा है, और चाइना प्लस का जो कोरोना के बाद चला है दुनिया भर में, चाइना से फैक्ट्रीज दूसरे देश निकाल रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एकदम से सब बंद हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रीलोकेट कर रहे हैं। उसमें भारत भी एक डेस्टिनेशन है। मैं तो 1 साल की बात पूछता हूं आपसे, पिछला 1 साल क्या ट्रंप के दबाव, जिनके ये उप विदेश मंत्री बोल रहे थे, इनकी पॉलिसीज या इनकी नीति की वजह से हमने अपनी दिशा या रफ्तार बदली है पिछले केवल 1 साल में? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, ट्रंप ने दुनिया भर के टैरिफ लगाए, और लेकिन फिर भी उसने जो डील साइन कर पाया ना, वो फाइनल साइन उसकी सिर्फ 2 जगह से हुई है डील, और वो भी कोई बहुत बड़े देश नहीं है। भारत ने इसी दौरान तकरीबन 10 से ज़्यादा डील साइन कर दी हैं, एफटीएस साइन कर दिए हैं। तो भारत ने की जो प्लानिंग है और भारत की जो डील साइन हो रही हैं, इसी से आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी दिशा क्लियर है। भारत का एम विकसित भारत 2047, भारत का आज अगर मैं एम बताना चाहूँ तो 3 वर्ड्स में आता है। भारत का जो इंक्लूसिव ग्रोथ, पीसफुल इंक्लूसिव ग्रोथ, ये भारत का एम है। और उसमें टाइमलाइन लगा दें आप तो बनता है 2047, विकसित भारत 2047। तो ये 3 चीजें मिलके, और इसकी तरफ हम हर तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए, चाहे वो ट्रेड की तरफ से हो गया, और दूसरी चीज ये है कि हमें चीन से भी, जो हमने चीन जब बढ़ा था तो उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई की थी जिसको बोलते थे कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी, यानी कि कोई लड़ाई में मत घुसो, किसी पावर ब्लॉक में मत घुसो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ, अपनी ताकत को छुपाओ, और पोस्टपोन्ड ऑल डिस्प्यूट्स, विन द वॉर विदाउट फायरिंग बुलेट। अब वही चीज देखिए, अब भारत के उसमें क्या, हम बोल रहे हैं स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी, हम किसी दल में नहीं घुस रहे हैं, हम किसी पावर कंटेस्टेशन में नहीं घुस रहे हैं, हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर हम 2047 तक अनइंटरप्टेड इकोनॉमिक ताकत बढ़ा जाते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि भारत जो है वो अपने आप, अमेरिका चाहे जो मर्जी कहे, देखिए राइज ऑफ एनी कंट्री हैज नेवर बीन स्मूथ। बिल्कुल ठीक। जो ऑलरेडी राइज हो चुके हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई और राइज हो। तो ये एक्सेप्शन कहीं नहीं है। भारत को भी अपनी जो गति है और राइज होने के लिए अपनी राह चलनी पड़ेगी, और ये रोड़े लगाएंगे लोग, और वो हमें उसको पार पाना है हमें। सर, एक फॉरेन लीडर आए थे अभी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनका बयान सुना के मैं आता हूँ। वो हमें क्यों सुनना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा, पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की उन्होंने, वो भी आप देखेंगे, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कही कि जो आज हम कहते हैं, मतलब कनाडा कह रहा है, यूरोप कह रहा है कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। ये हमें आज समझ में आया, भारत तो 80 साल से ये कर रहा है। ये हमें भारत से सीखना चाहिए कि वो कभी किसी एक गुट पे कभी नहीं रहे। फिर दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर की बात उन्होंने की तो उनसे जो होस्ट थे उन्होंने पूछा, अब अभी 2 दिन मोदी जी के साथ बात करके आए हैं, तो अब क्या इंप्रेशन है आपके? तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आदमी 25 साल से तो उसने एक छुट्टी भी नहीं ली एज चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। फिर उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते वो आदमी दौरे पे होता है,
कहीं ना कहीं किसी देश के किसी ना किसी हिस्से पे, और लाखों लोग उसको देखने के लिए आते हैं। फिर उन्होंने तीसरा ये कहा कि वो आदमी बहुत फोकस्ड है। अच्छा, ये बात वो भारत में नहीं कह रहे थे, कहीं किसी विदेश में कह रहे थे कि ही इज वेरी फोकस्ड। तो पूछा कि फोकस किस चीज पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी का? उनका उनका फोकस है सड़क पे खड़े हुए आदमी कि ये जो आदमी सड़क पे खड़ा हुआ है, मैं जो इसको डिलीवर करना चाहता हूं वो इसके पास पूरा विदाउट लीकेज इन रियल टाइम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। सिंपल, उन्होंने एक लाइन में अपनी बात कर दी और उसका उदाहरण भी दे दिया कि इसका भारत से सीखना हो तो सबसे बड़ा उदाहरण है यूपीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शन। कि गरीब से गरीब आदमी अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकता है तो इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है भारत जैसे देश के अंदर। एक बयान सुनाता हूं। 5 years and he has not taken a day off. 25 years straight as either chief minister in Gujarat or prime minister. Not one day off. Every weekend he is out, like you, Francois Philippe. Every weekend he's out campaigning. He gets 250,000 people at his rallies. You get 25, but that's okay. That's good. That's good. In rural, very focused on delivery. I'll call it to the rural household, but to the person on the street, sort of thing. So a huge motivation for the financial reform transformations, the payment systems transformation, UPI and other things, was to get money directly, as you know, directly to individuals without leakage, shall we say, in the system in real time, and to bring people, hundreds of millions of people into the formal economy. And he's very focused on that aspect of delivery. अब मैं यहां से फिर आपको तेल भी लेके आता हूं, पटनायक साहब की मदद लेंगे इसमें। अगर देश की सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का फोकस ये है गरीब आदमी की जेब में कुछ होना चाहिए या और वो उसकी पॉकेट भारी होती जाए, तो भाई तेल के दाम अगर में आग लगती है तो वो पहला डेंट होगा और वो हर चीज में उसका स्पाइरल इफेक्ट होगा। तो आपको लगता है सरकार वो खुद सहेगी या उसको ट्रांसफर करेगी? मुझे लगता है इसको सरकार बर्दाश्त कर देगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, तो 2-3 महीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर देखिए ग्लोबल स्पीयर में होगा, जैसे कि आप बता रहे थे, अगर होता है तो ग्लोबल स्पीयर में आप देखिए चीन का देख लीजिए, साउथ कोरिया का देख लीजिए, जापान का, ये लोग 70 to 80% भी इंपोर्ट करते, आयात करते गल्फ से। तो ये ग्लोबल क्राइसिस होगा। लेकिन एक मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ यहाँ, जैसे कि छूट गया था वहाँ उस टाइम में, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, आपका ऑल्टरनेटिव रूट्स है। कैसे? जैसे कि एक ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है सऊदी का, वो क्या करेंगे ना, ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है सऊदी अरब, यानबू का थ्रो में वो लोग डायरेक्ट क्या करेंगे ना, मुंड्रा पोर्ट को तेल ले आएंगे। सीधी पाइपलाइन है सऊदी का पूरा डायरेक्ट अंदर में। ईस्टर्न साइड जो है आपका तेल का भंडार है, वो वेस्टर्न साइड ले आएंगे, क्योंकि वेस्टर्न साइड में आपका जेदा पोर्ट है, इसका यानबू पोर्ट है, सारा पोर्ट्स वेस्टर्न साइड में। वो क्या पोर्ट्स ना, थ्रू रेड सी का जरिया, रेड सी से वो आ जाएगा डायरेक्ट मुंड्रा, जहाँ का जामनगर है, वहाँ भी आपका लार्जेस्ट पेट्रोल शिपिंग की बजाय पाइपलाइन से पाइपलाइन मतलब विद इन सऊदी अरब, देन फिर शिपिंग में आएगा। और एक फैक्टर है, अबू धाबी से जो फुजाइरा है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर नहीं आता है, वो डायरेक्ट मस्कट देख के आपका मुंड्रा आ जाएगा। तो अल्टरनेटिव हमारा काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से हमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, इन द सेंस वी हैव टू हैव पेशेंस। अगर देखिए, अगर रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इम्पैक्ट अगर आपका 100 रुपया हो जाता है डॉलर बैरल का, तो डेफिनेटली आपका महंगाई बढ़ेगा, आपका ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, चार्जेस, एयर ट्रैफिक बढ़ेगा, टूरिज्म का कॉस्ट बढ़ेगा, फिर आपका स्मार्टफोन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, एंड इसके बाद फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर का भी सप्लाई चेन आप देखिए चीन और आपका इंडिया में 80% जो सप्लाई चेन, ये क्या यूरोप, आपका जो अमेरिका, अफ्रीका, सब हमारे ऊपर डिपेंड करते। किस पे सर? एग्रीकल्चर सप्लाई, बासमती राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, चाय हो गया, पल्सेस हो गया, मीट हो गया, पूरा वर्ल्ड को हम ही लोग डोमिनेट कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे थे कि अमेरिका का जो मिनिस्टर्स का बात, देखिए डिफरेंस क्या है ना, इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट एंड यूएसए इज एन आर्टिफिशियल नेशन स्टेट। ये बहुत बड़ा जरूरी है। और मोदी जी का टाइम में कहना, सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी को हमने काफ़ी फोकस किया है। हमारा जो सिविलाइजेशनल कनेक्टिविटी, जैसे कि हम सेंट्रल एशिया तक कैसे थे, देन साउथ ईस्ट एशिया, अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, हमारा इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील हुआ है, उसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जीसीसी के साथ हमारा शुरू हो गया है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पता है कितने एग्रीमेंट्स जो है हम लोग कर चुके हैं? 8-10। वो क्या है ना, ये एक ग्लोबल फ्री ट्रेड इंटीग्रेशन होगा, उसमें भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि भारत ग्लोबल लीडर है आपका फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। अब ये कनाडा को समझ में आ गया तो फिर तो दुनिया को आ ही जाना चाहिए भाई, इनके साथ हमारे क्या 6 महीने पहले तक क्या रिश्ते थे इनके हमारे साथ?
और आज सोनभद्र में मतलब पूरी दुश्मनी की सरकारी का स्थिति से। बात हुई, पोजीशन में कौन था? मार्कार्नी साहब 2 दिन में ऐसा क्या देख गए भारत आके? जो उनसे पहले जो सज्जन थे देखना नहीं चाहते थे, देख तो उनको भी रहा था, लेकिन एक जब अहंकार आदमी पर हावी हो जाता है तो फिर उसका विवेक जो है चला जाता है, तो जो सच्चाई है सामने वो उसको दिखाई नहीं देती, वो या देखकर इग्नोर करता है। वही फर्क है दोनों में। माइक कार्नी को समझ में आ रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, भारत की स्थिति दुनिया में क्या बन रही है। माइक कार्नी देख रहा है कि आखिर यूरोपियन यूनियन ने एफटीए क्यों किया हमारे साथ, अगर हम कुछ नहीं है तो इतनी क्या जल्दी थी, क्या व्यग्रता थी। 27 देशों का जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उसमें वही वैक्सीन फार्मास्यूटिकल हम ही देते हैं, मेडिसिन हम और ग्लोबल लीडर हैं। कोरोना के दौरान पूरी दुनिया ने देखा, सबको वैक्सीन हमने दिया, वैक्सीन मैत्री। गरीब देशों को मुफ्त में दिया। ये अमेरिका और जो है यूरोप नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। तो जो स्थिति, भाई डेवलप्ड नेशन है, उनके यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज क्या हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। सड़कों पर लाशें पड़ी थी कोरोना में, और हमारी स्थिति क्या थी 140 करोड़ के देश में। जिस तरह से देश संकट में उठा कोरोना, वो कोरोना ने देखा। छोटा से छोटा आदमी, चाहे एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर हो, अपनी जान जोखिम में डालकर, कितने ऐसे दृश्य हम लोगों ने देखे कि एक नर्स जो है 3 दिन 7 दिन 10 दिन से हॉस्पिटल में है, उसका 1 साल का बच्चा जो है उसको देखा नहीं है, सड़क के पार से उसका पति दिखा रहा है। ये दृश्य जो है इस रेजिलियंस बताता है इस देश के लोगों को। सर वो तो आप तो फिर भी 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अभी जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका का कि हम इजराइल से अपने नागरिकों को नहीं निकाल सकते और अपनी सुरक्षा की, आप अपनी सुरक्षा के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। मतलब इजराइल से भी इवैक्यूएट करने की स्थिति में नहीं है अमेरिका अपने लोगों को, और हम वॉर जोन से निकाल कर लाए, हर बार निकालते हैं न केवल अपने लोगों को बल्कि दूसरे देशों को भी। वही सर अब एक जरा ये बता दीजिए लोग, क्योंकि ये तो एक यक्ष प्रश्न है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, और क्या ये भी तेल की लड़ाई है सर, वेनेजुएला जैसी? हाँ, ट्रंप के लिए बिल्कुल तेल की लड़ाई है। तेल की लड़ाई में भी इसको मैं थोड़ा सा सामरिक तौर पे बताऊं कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अमेरिका नहीं चाहता कि तेल का व्यापार डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में हो। वेनेजुएला ने चीन को दूसरी करेंसी में देना शुरू किया, वहाँ हमला हुआ। ईरान चीन को दूसरी करेंसी में दे रहा है, युआन में दे रहा है, वो उसको अमेरिका को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म हुआ तो अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। तो ये मेन कारण है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि ये कब तक चलेगी, तो कब तक चलेगी का सीधी सी कहानी है कि दोनों के पास एमुनिशन अनलिमिटेड नहीं है। सही, इंटेंसिटी लड़ाई की कम होगी, इतना आसान नहीं है, रिजीम चेंज नहीं होगा ईरान के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। और अमेरिका कुछ और फायरिंग करता रहेगा, लेकिन ईरान का भी जो एमुनिशन है वो कम होगा। ईरान कन्वेंशनल लड़ाई से एसिमेट्रिक लड़ाई में आ जाएगा, जैसे जो इनका हमस और हिजबुल्ला हर 2-2 दिन में 2-4 रॉकेट मार दिए और परेशान हो गया, तो वही वो इनके अमेरिकी जितने बेस हैं उनको जीने नहीं देंगे। वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन खिंचेगा अभी। हाँ, खिंचेगा। और एसिमेट्रिक जो है लड़ाई है वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। आप दोनों की परमिशन से एक शुद्ध पॉलिटिकल बात कर लूं इनसे। बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल बात। बिहार की खबर, क्योंकि देखिए अभी कल ये बड़ी खबर बन जाएगी। निशांत कुमार जो हैं नीतीश कुमार के बेटे, आज अनाउंसमेंट हो गई कि कल उनकी फॉर्मल एंट्री पॉलिटिक्स में होगी। किस पार्टी में आएंगे अभी तो, फिर आगे क्या कैसे आएंगे ये पता लगेगा। आज जेडीयू की विधायक दल की बैठक थी और वहां नीतीश कुमार भी थे। वहां उन्होंने भी कहा कि हम सब देखते रहेंगे, ऐसा नहीं मानिएगा कि हम दिल्ली चले गए तो हम कुछ देख नहीं रहे हैं, हम सब कामकाज देखते रहेंगे। और बेटे के लिए बता दिया गया है कि बेटे जी जो है कल राजनीति में आ जाएंगे। सर तो ये खबर यहाँ तक पहुँच गई है, अभी आगे बढ़ने वाली, वो खबर तो तय है कहाँ तक जाएगी। डिप्टी सीएम तक जाएगी। नीतीश जी राज्यसभा में जाएंगे और उनकी जो विधान परिषद की सीट खाली होगी उस पर उनके बेटे जी आ जाएंगे, तो हाउस में भी पहुंच जाएंगे, डिप्टी सीएम भी बन जाएंगे। ये बेसिकली जेडीयू को बचाने के लिए ज़्यादा किया गया, जेडीयू पार्टी के रूप में सरवाइव करे। अगर नीतीश कुमार छोड़ देते और उनका बेटा ना आता, जेडीयू का कोई दूसरा नेता होता, तो जूते में दाल बढ़ती, आप मान कर चलिए।
वो उस तरह का दृश्य हो, क्योंकि कोई किसी को मानने को क्यों तैयार होता? किसी के पास वोट दिलाने की क्षमता नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नेता वही है, ताकत उसी के पास है जो वोट दिला सकता है। जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा ऐसी ताकत किसी के पास नहीं है, तो इसलिए कोई किसी की सुनेगा नहीं। तो पार्टी बचाने का एक ही तरीका नजर आया, और बीजेपी जो 20-25 साल से जिस ऑपरेशन में लगी थी, बड़े धैर्यपूर्वक, मेरा मानना है कि चतुर शिकारी की तरह समय का इंतजार किया, धैर्य रखा, अपमान सहा। कितनी बार नीतीश कुमार ने अपमानित किया, सही बात, लेकिन ये एक तो आरजेडी को खत्म कराया। अब ये जो चेंज हुआ है, इसके बाद जेडीयू आरजेडी के फिर से मिलने की संभावना ही खत्म हो गई है, सारे दरवाजे बंद हो गए। सर बधाई हो, देश को एक और नेता पुत्र मिल रहा है। आप एक प्रमोशन के लिए आपने कहा रेगिस्तान, समंदर, पहाड़ सब नाप दिया आपने। ये देखिए 50 साल की उम्र में सीधे आती डिप्टी सीएम लगने वाला आदमी सर। लेकिन खैर ये पॉलिटिक्स जो है, ये तो मेरे विचार से पूरे वर्ल्ड में और सब डेमोक्रेसीज में ये किस्सा कुर्सी का तो चलता ही रहता है। सर बहुत शुक्रिया। आज तेल और तेल की पॉलिटिक्स और ये जंग जो है तेल के बहाने हो रही है या इसके बहाने तेल पर क्या असर पड़ेगा, बहुत समझने में मदद मिली आप लोगों से। प्रदीप जी, जनरल साहब, पटनायक साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।